दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जो डील की संभावनाएं हैं वो कम होती जा रही हैं। एक तरफ स्टीव विटकॉफ जो है वो स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुका है, जेरेड कुशनर वहीं पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि जेडी वेंस की अध्यक्षता में अमेरिकी जो अफसर हैं वो मुलाकात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से खबर यह आ रही है कि उसने स्विट्जरलैंड के इस मीटिंग को, इस डील को एक तरीके से पोस्टपोन करने का फैसला लिया है और माना जा रहा है कि ये फैसला जो लेबनान में, खास तौर पर साउथ लेबनान में अली अल ताहिर की पहाड़ियों के आसपास और कफर तबनीत के आसपास जो तबाही इजराइल ने मचाई है, उसके चलते ये फैसला ईरान ने लिया है। लेकिन हिजबुल्लाह ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसके बाद से इजराइल में हड़कंप मचा हुआ। आईडीएफ के अफसरों की जान खतरे में है। हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीति बदल ली है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह सीधे तौर पर जो इजरायली बड़े अफसर हैं, जो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, कर्नल हैं, इस रैंक के जो अफसर हैं, उनके पूरे के पूरे रूटीन को ट्रैक कर रहा है, उनके वाहनों को ट्रैक कर रहा है, उन्हीं को निशाना बना रहा है। और बीते दिन जो हमला जिस अफसर पर हुआ, जिस बटालियन कमांडर पर हुआ, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो दोस्तों, माना जा रहा है कि वो जो फलस्तीन में 9 साल की छोटी बच्ची, मेरे ख्याल से उम्र में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, हिंद रजब को जिसने एक तरीके से जिस बटालियन ने मारा, उसी बटालियन के कमांडर को उसने निशाना बनाया। हिंद रजब आपको पता है कौन है? नहीं पता तो मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उधर जो बीती रात डील की खबरें आई, सीज फायर की खबरें आई लेबनान और इजराइल में, वो भी झूठी निकली। महज सीज फायर के ऐलान के बाद, वो खबरें आने के बाद 1 घंटे में बैक टू बैक 20 स्ट्राइक किए, 20 हमले किए हैं इजराइल ने। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही। सब कुछ बताने जा रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत हिंद रजब, उस फलस्तीनी बच्ची से जुड़ा मामला जिसको इजराइल ने मारा, और ना सिर्फ मारा बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म किया। और जब वो बच्ची जिंदा थी काफी घंटों तक और उसको मेडिकल टीम बचाने आई तो उसको भी मारा। यानी कि उस बच्ची ने 1 हफ्ते में तड़प तड़प करके दम तोड़ा था। और ये खबर मतलब इंटरनेशनल सुर्खी बनी थी। और हालात ये बने कि इजराइल को अभी भी जवाब देना भारी पड़ रहा है और शायद उसी का बदला अब हिजबुल्लाह लेना शुरू कर चुका है। मिंट प्रेस की इस खबर को देखिए, आपको समझ में आएगा कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है। मिंट प्रेस की यह खबर बता रही कि हिंद रजब की मौत से जुड़े इजरायली अधिकारियों को हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है। दक्षिणी लेबनान में बड़ा दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने कथित तौर पर उन इजरायली सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिनका नाम फलस्तीनी बच्ची हिंद रजब की हत्या से जुड़े विवाद में सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहले कर्नल मेयर बिडरमैन को गंभीर रूप से घायल किया था और अब दक्षिणी लेबनान में 401 आर्मर्ड ब्रिगेड की 52वीं बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल डोर गैडेलिया बेन शिमोन को भी मार गिराने का दावा किया है। जो कमांडर मारा गया है वो इसी बटालियन का, और इसी बटालियन ने हिंद रजब की हत्या की थी और उसके परिवार की हत्या की थी। इस हमले में उसके साथ 3 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। मैंने आपको इस खबर के बारे में पिछले वीडियो में बताया भी है। लेकिन चूंकि ये इस खबर का एंगल है कि हिंद रजब से जुड़ा हुआ अधिकारी मारा गया है, हिंद रजब की हत्या में शामिल जो लोग हैं वो एक एक करके मारे जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी कुछ फोर्स के कमांडर ने भी एक दावा किया, वो मैं अभी आपको आगे जोड़ूंगा इसी खबर से। अब मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या था हिंद रजब का। बताया गया कि सबसे, अब इस खबर को देखिए जरा, ये मिंट द क्रेडल की खबर है। इसमें पूरा बताया गया कि पूरा घटनाक्रम क्या था हिंद रजब वाला। अब इसमें यह बताया गया कि यह घटना चर्चा में क्यों है, क्योंकि जनवरी 2024 में गजा सिटी में हिंद रजब अपने 6 रिश्तेदारों के साथ कार में जा रही थी। उसी वक्त इजरायली सेना ने कथित तौर पर उसकी गाड़ी पर सैकड़ों गोलियां चलाईं। इस हमले में परिवार के बाकी सदस्य मारे गए, लेकिन हिंद जिंदा बच गई। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कई घंटों तक कार के अंदर हिंद रजब फंसी रही और लगातार इमरजेंसी डिस्पैचर्स की मदद से गुहार लगाती रही। जब उसे बचाने एम्बुलेंस भेजी गई तो एम्बुलेंस पर भी हमला हुआ जिसमें 2 पैरामेडिक्स भी मारे गए। 12 दिन बाद हिंद रजब का शव बरामद हो सका। आप सोचिए कि इजराइल ने किस हद तक फलस्तीन में क्रूरता की है।
उसके बाद अल जजीरा की जांच में सामने आया और दावा किया गया कि इस ऑपरेशन को जो अंजाम दिया गया था वो 52वीं बटालियन के तत्कालीन कमांडर डेनियल एरा और 401 ब्रिगेड के कमांडर कर्नल बेनी एहरोन शामिल थे और इनको घायल किया था हिजबुल्लाह ने। आईसीसी ने इसको युद्ध अपराध माना था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो अपराध न्यायालय है उसने मई 2025 में बेल्जियम स्थित हिंज रजब फाउंडेशन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में डेनियल एला और बेनी एहरोन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर वॉर क्राइम यानी कि युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया और चौथा कमांडर हताहत हुआ। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास वार और लेबनान संघर्ष के दौरान 52वीं बटालियन का यह चौथा कमांडर जो मारा गया था गंभीर रूप से घायल हुआ था। और उसके बाद दोस्तों लगातार हिंद रजब को मारने वाले जो अधिकारी हैं उनको हिजबुल्लाह निशाना बना रहा था और आखिरकार इसको मार गिराया। यह खबर दोस्तों निकल के सामने आई। उधर एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि हिजबुल्लाह जो है वो लगातार अधिकारियों को टारगेट कर रहा है और ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये इजरायली चैनल 13 के हवाले से खबर है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की इस खबर को देखिए। बताया गया चैनल 13, व्हाट इज द कंसर्निंग is that Hezbollah has started directly targeting Israeli army commanders. It know how to identify the vehicles used by commander for the transportation. इसमें यह बताया गया चैनल 13 के हवाले से इजराइल के कि हिजबुल्लाह ने अब इजरायली कमांडर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब उनके रूटीन और उनके व्हीकल को एक तरीके से आप कह लीजिए कि और उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो एक्टिविटीज है उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया और उसी के आधार पर उन पर हमला कर रहा है। एक और खबर दोस्तों, ये शनिवार और शुक्रवार की दरमियानी रात की घटना है। मतलब वो जो 4 लोग मारे गए थे और उसके बाद जो तमाम सारे टैंक खत्म हुए थे वो अलग एक घटना है। इससे जुड़ी एक दूसरी घटना है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने एक इजरायली टैंक, बुलडोजर और एपीसी मतलब उसने जो है उसको तबाह कर दिया और ये उसी से जुड़ी खबर बताई जा रही है। कर्नल बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द लोकल रिपोर्ट्स, एन एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटोनेटेड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द इजरायली ऑक्यूपेशन ट्रूप्स हैड एडवांस्ड इनटू द अली अल ताहिर एरिया इन सदर्न लेबनान, रिजल्टिंग इन कैजुअलिटीज अमंग इट्स रैंक। बहुत सीधी है। बताया गया कि हिजबुल्लाह ने दोस्तों डेटोनेशन के जरिए एक बड़ा हमला किया जिसमें कैजुअलिटीज की भी खबर निकल के सामने आ रही है। एक और खबर आपको दिखाता हूं। यह सब कुछ हो क्यों रहा? इजराइल बार बार वहीं पर क्यों डटा हुआ है? वहां पर क्यों कब्जा करना चाहता है? अली अल ताहिर के आसपास क्यों कब्जा जमाना चाहता है? उससे जुड़ी एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। यह आपकी स्क्रीन पर जरा एक तस्वीर देखिए। अब ये जो तस्वीर है ये अपने आप में दोस्तों बहुत कुछ बताती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इस ट्वीट को देखिए। अली अल ताहिर का जो इलाका है स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो 1 किलोमीटर लंबी टनल है जहां पर हिजबुल्लाह का एक तरीके से हथियारों का डिपो माना जाता है और इसी जगह पर इजराइल कब्जा करना चाहता है। माना गया कि लेबनान में इमाद 4 अंडरग्राउंड बेस पर कब्जा करने की आईडीएफ जो है कोशिश कर रही है और ये अली अल ताहिर पहाड़ी जो है वही इस समय युद्ध का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय और क्षेत्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अली अल ताहिर पहाड़ी के भीतर लगभग 1 किलोमीटर की लंबी एक भूमिगत सुरंग मौजूद है जिसमें कथित तौर पर एक सैन्य कमांड सेंटर, रणनीतिक हथियारों के वेयरहाउस और अन्य उन्नत मिसाइलें, रॉकेट सिस्टम जैसी सैन्य क्षमताएं मौजूद हैं। कई विश्लेषक मान रहे हैं कि यह वही चर्चित इमाद 4 फैसिलिटी है जिसका नाम पहले भी हिजबुल्लाह के गुप्त सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाता रहा है। सीज फायर रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद से इजराइल ने रात के समय कई बार इस बेस पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन उसे हर बार असफलता हाथ लगी। इससे संकेत मिलते हैं कि यह ठिकाना इजराइल के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है। बताया जा रहा है कि कल रात यानी कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार की दरमियानी रात जिस मार्कावा टैंक पर को निशाना बनाया गया जिसमें वो अधिकारी मारा गया, बटालियन कमांडर मारा गया और सैनिक मारे गए, वो इस भूमिगत बेस के प्रवेश द्वार से सिर्फ 300 मीटर दूरी पर था वो टैंक और उसको हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया। मतलब सीधे तौर पर आप समझिए कि हिजबुल्लाह के लिए
इस जगह को बचाना करो और मरो की स्थिति है। वहीं इजराइल के लिए अगर लेबनान पर कब्जा करना है, साउथ लेबनान पर कब्जा करना है, तो इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कब्जा करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां अगर वो कब्जा नहीं कर पाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह लगातार अब अधिकारियों को निशाना बना रहा है। एक और ये तस्वीर देखिए, ये बीती रात सीज फायर, सो कॉल्ड सीज फायर के बाद जो हमले किए हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। देखिए, रेयान रोजबियानी ने ये वीडियो जारी किया और बताया है कि 20 से ज्यादा स्ट्राइक जो है साउथ लेबनान में हुई हैं। ये नेबतिया एरिया और उसके आसपास के इलाकों की ये तस्वीरें जो आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, इतना जबरदस्त तरीके से यहां पर अटैक किया है। अब ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, अल जजीरा के हवाले से बताया गया कि 13 Israeli airstrikes were reported in the first hour after Israeli told President Trump had agreed to cease fire with Hezbollah on Friday. शुक्रवार को जो बात हुई थी कि हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में सीज फायर हो गया, और इस ऐलान के बाद, इस खबर के आने के 1 घंटे के अंदर अंदर 13 जगहों पर लेबनान में इजराइल ने अटैक किया है। ये खबर बाकायदा अल जजीरा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। छोटा सा हिस्सा इस वीडियो को। So in the hour since 4 p.m. local time, which is when this cease. उधर दोस्तों एक और खबर इसी से जुड़ी हुई, जो मरने वालों की संख्या है वो लगातार लेबनान में बढ़ रही है। यानी कि जो शुक्रवार की रात में जो अटैक किया था, उस अटैक में मारे गए लोगों की संख्या मैंने जो पिछले वीडियो में 30 से 40 बताई थी, वो अब संख्या बढ़ करके 55 हो गई है। इस खबर को देख लीजिए। कहा गया कि लेबनान में शुक्रवार शाम स्थानीय समयानुसार 4 बजे युद्ध विराम लागू होने की खबर आई, लेकिन उसके तुरंत बाद से ही दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हमले जारी कर दिए। स्थानीय पत्रकारों और लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक शुक्रवार को इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 55 हो गई है। सीज फायर के बाद नेबतिया, अल फावका, कफर तबनीत और कोनिन जैसे इलाकों में जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया। कहीं पर भारी गोलाबारी हुई, कहीं पर आर्टिलरी शेलिंग की गई है, तो कहीं पर कई घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है, और अली अल ताहिर पहाड़ी पर हमला लगातार जारी है। यह खबर दोस्तों निकल के सामने। अच्छा, इन तमाम सारी खबरों के बीच जो इजरायली माफ कीजिएगा ईरानी कुद्स फोर्स है, उसके जो कमांडर हैं इस्माइल खानी, उनका एक बयान निकल के सामने आया, और यह बयान अपने आप में अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए एक बड़ा बयान माना जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। कुछ फोर्स के कमांडर ने इजराइल को चेतावनी दी है कि हमने कहा था कि हिजबुल्लाह देख रहा है और तूफान में फंसोगे, और वही स्थिति बन गई। हिजबुल्लाह ने एक ऐसे चक्रव्यूह में इजराइल को फंसा दिया है, न पीछे बढ़ पा रहे हैं न आगे बढ़ पा रहे। मैं आपको एक खबर और बताऊं, जिस मरकावा टैंक को हिजबुल्लाह ने उड़ाया, जिसमें कमांडर मारा गया और 3 अन्य सैनिक मारे गए, उस टैंक को अभी तक, उस टैंक तक इजरायली सेना पहुंच नहीं पाई है, और यही वजह है कि वो बता ही नहीं पा रही कि टैंक को निशाना किस हथियार से बनाया गया है। खैर, कुछ फोर्स के कमांडर ने सीधे सीधे ये कहा कि जब हमने कहा था कि हिजबुल्लाह नजर रख रहा है, तब तुम हमारी बात नहीं सुन रहे थे, और अब तुम बुरी तरीके से जाल में फंस गए हो। 100 मौतों के लिए जवाबदेह कौन होगा? 100 मौतें बताई जा रही हैं। मतलब इजराइल जो बता रहा है मौतों का आंकड़ा, ये आंकड़ा उससे कई गुना ज्यादा है। 100 मौतों का दावा किया गया है यहां पर कुछ फोर्स के कमांडर की तरफ से, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये झटका है। अच्छा, दूसरी तरफ जो स्विट्जरलैंड में डील होने की खबर निकल के सामने आ रही थी, जो बातचीत होने की बात हो रही थी, उसको लेकर के ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा है कि उसको पोस्टपोन करने का, मतलब ईरान ने उसको पोस्टपोन कर दिया है। जरा इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि स्विट्जरलैंड में होने वाली ईरान अमेरिका की बैठक टल गई, अब मध्यस्थों के जरिए ही बातचीत जारी रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने ऐलान किया कि शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित बैठक को टाल दिया गया है। बाकाई के मुताबिक इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एमओयू पर आमने सामने हस्ताक्षर करना था, लेकिन पहले ही डिजिटल माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर पहले से हो चुके हैं, इसलिए इस बैठक की अब तत्काल जरूरत नहीं रह गई है।
लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे वजह लेबनान है, वजह आईडीएफ है। लेकिन अमेरिका की तरफ से एक्सियोस के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि स्टीव विटकॉफ जो व्हाइट हाउस का एनवॉय है वो स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुआ। ये वर्ल्ड सोर्स न्यूज के हवाले से खबर बताया गया कि व्हाइट हाउस एनवॉय स्टीव विटकॉफ इज हेडिंग टू स्विट्जरलैंड अहेड ऑफ पोटेंशियल टॉक बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इज एक्सपेक्टेड टू लीड द यूएस डेलीगेशन। जेरेड कुशनर इज ऑलरेडी इन स्विट्जरलैंड। जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है जेरेड कुशनर वो वहीं पर मौजूद है और स्टीव विटकॉफ वहां रवाना हो चुके हैं और जेडी वैंस की अध्यक्षता में वो इस पूरे मामले को लीड करेंगे, ऐसा एक्सियोस ने दावा किया है दोस्तों। तो ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। एक और खबर है कि इजराइल से डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की है, लेकिन इजराइल में किससे बातचीत की, क्या बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है या किसी और चेले चपाटे से बातचीत की, इसका खुलासा नहीं हुआ। और एनबीसी को एक फोन इंटरव्यू में इस बात का खुलासा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ये अल-मायदीन ने इस खबर के बारे में जानकारी दी आपकी स्क्रीन पर। बताया कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप टोल्ड एनबीसी न्यूज इन अ फोन इंटरव्यू दैट स्पोक विद इजराइल ऑन फ्राइडे एंड आस्क्ड देम टू एग्री टू अ सीज फायर विद द लेबनीज रेजिस्टेंस। ये बात दोस्तों कही गई है। उधर अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो लगातार इस बात की चेतावनी दे रही हैं कि इस डील को किसी भी कीमत पर इजराइल होने नहीं देगा। इजराइल हर कोशिश कर रहा है। मारियो नौफाल का ये ट्वीट जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जानकारी दी गई है दैट बिफोर द एमओयू वाज इवन साइंड यूएस इंटेलिजेंस सेंट अ वार्निंग टू व्हाइट हाउस नेतन्याहू इज लाइकली टू टेक अंडरमाइन द डील। उसको किसी तरीके से उस डील को बर्बाद और तबाह करने की कोशिश कर रहा है। सो लेट मी गेट द स्टेट द यूएस वेंट to war alongside Israel. They pulled out without consulting them at all. One condition for it is a ceasefire across the military front including Lebanon. मतलब साफ साफ ये कहा गया कि अमेरिका गया तो इजराइल के साथ जंग में था, लेकिन अब इजराइल को छोड़ करके वो जंग से बाहर आना चाहता है और इजराइल इस जंग को खत्म करना नहीं चाहता है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।